नाजरीन आदाब, मैं रिदा खानम आपका खैर मकदम करती हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर ज़रूरी खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ खबरें अखबार की सिर्फ सुर्खियां ही बनकर रह जाती हैं या टीवी पर 2 मिनट ही न्यूज़ हो पाती है। लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। इसी के साथ हमारे साथी मौजूद हैं अशर यासिर। अशर यासिर, आपका खैर मकदम है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। इस वक्त तेलंगाना से एक बड़ी खबर सामने आई है कि तेलंगाना में सुबह 7 और 7:30 बजे के बीच एक भूकंप आया है, जिसकी रिएक्टर स्केल पर तीव्रता मापी गई है 5. लेकिन वहाँ पर 5.3। लेकिन कुछ लोगों को ये झटके महसूस हुए और कुछ लोगों का कहना है कि हमें ये झटके महसूस नहीं हुए, क्योंकि उस टाइम बहुत अर्ली मॉर्निंग था और कुछ काफ़ी लोग ऐसा रहता है कि ड्यूटी करके आते हैं, सोते हैं घर में, और उस टाइम पर उनको पता भी नहीं होता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। लेकिन जो खबर सामने आ रही है कि रिएक्टर स्केल पर जो तीव्रता मापी गई है 5.3, वो बहुत ही ज़्यादा तीव्रता है, क्योंकि यहाँ पर तेलंगाना में देखा जाए तो भूकंप बहुत ही कम आता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से भूकंप की तीव्रता कम रहती है। अगर आता भी है तो तीव्रता बहुत कम रहती है कि महसूस भी नहीं हो पाता है। लेकिन आज जो भूकंप आया है उसकी तीव्रता 5.3 मापी गई है, वो बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों को ये महसूस भी हुआ है और काफ़ी सारे जो CCTV फुटेज सामने आए हैं उसमें ये देखा गया है कि वो कैमरे बहुत ज़्यादा ही तेज़ हिल रहे थे और लोगों को महसूस हुआ है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से भूकंप आया तो उसमें हैदराबाद, हनुमनकोंडा, वारंगल, खम्मम, रंगारेड्डी, भद्राद्री कोटागुडेम, जयपेट, मुनुगुरु और क्या बोलते गोदावरी खानी, भोपलपल्ली, चारला, भद्राचलम, विजयवाड़ा। और ये सिर्फ हैदराबाद में नहीं है, आंध्रा और हैदराबाद मतलब क्या बोलते हैं आंध्रा तेलंगाना दोनों में आया है। और इसकी ये तकरीबन आई थिंक इसमें जो अभी तक जो न्यूज़ आ रही है इसमें 7 सेकंड तक ये रहा था। उसी में मतलब ये झटके जो थे काफ़ी तेज़ थे, 5.3 थे, तो इससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा पता चला कि भूकंप आ रहा है। और वहीं इस अगर बात करें तेलंगाना में भूकंप की, तो 20 साल में पहली बार इतना बड़ा भूकंप आया जो इतनी तेज़ उसमें तीव्रता रही है उसकी। और जैसा आपने बोला कि कई लोग अपने घरों से बाहर निकले और बाहर निकल के उन्होंने मतलब जब देखिए जहाँ पे हर बार आता है, जहाँ पे आता रहता है उन लोगों को आइडिया होता है, लेकिन कुछ लोगों को आइडिया ही नहीं होता है। जिस तरह से आप देखें कि अभी हमने एक वीडियो देखी तो उसमें एक क्या बोलते हैं हस्बैंड वाइफ घर के अंदर गए, उसके बाद उनको लगा कोई पीछे कुछ काम चल रहा है कहीं घर पे किसी के, तो वो फिर बाहर आकर पीछे देखने लगे। तो बाद में उन्हें पता चला कि भूकंप था। तो जब जहाँ पे भूकंप नहीं आते हैं वहाँ पे अगर भूकंप आता है तो उन लोगों के लिए शॉकिंग होता है, क्योंकि जैसा आपने बोला कि लोग कम बाहर निकले, लोगों को कम पता चला क्योंकि लोग सो रहे थे। क्योंकि लोग मतलब क्या बोलते हैं शहर में जो है लोग लेट नाइट जॉब करके आते हैं, सोते हैं, तो उसका इतना मतलब वो नहीं होता है, एहसास नहीं होता है। लेकिन जो लोग जग रहे होते हैं, जो मतलब क्या बोलते हैं वॉकिंग वगैरह पे होते हैं, उनको ज़रूर पता चलता है। और जिस तरह अभी जो खबरें आ रही हैं उसमें यही है कि मतलब ये जो भूकंप था इसका केंद्र जो है मुलुगु था, मुलुगु इसका केंद्र था। और उसके बाद फिर ये भूकंप हालांकि बहुत जल्दी ख़त्म हो गया 7 सेकंड में। वहीं आपको मतलब ये भी बता दें कि सिर्फ यहाँ पे नहीं, ये आंध्रा में भी भूकंप महसूस किया गया। जी, आंध्रा के साथ साथ बता दें कि महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो वहीं पर बात करते हैं पंजाब की। इस वक्त पंजाब के अमृतसर में सुखबीर सिंह बादल सज़ा काट रहे हैं। वहां पर उनको काम दिया गया है, जो वहां पर गोल्डन टेम्पल है उसमें उनको काम दिया गया है शौचालय साफ़ करने का और बाकी सारी चीज़ों का। हमने देखा था वीडियो में ऐसे कि वो बर्तन भी साफ़ कर रहे थे, लेकिन उनको कुछ उनके हाथ पैर में कुछ चोट लगी हुई है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वो फिर भी उनके जो समर्थक हैं, जो उनके सहयोगी हैं, वो उनका साथ दे रहे हैं और उनके साथ साथ चल रहे हैं। वहीं पर बात करें आज सुबह की, तो वहां पर उन पर एक हमला हुआ है, एक शख्स आया और उन्होंने पिस्तल तान दी। लेकिन वहां पर देखा गया था कि उनके जो
बॉडीगार्ड थे वो समय पर पहुंच गए और उन्होंने वहां से उस शख्स को हटा दिया, लेकिन वहीं पर भीड़ ने उनको पकड़ लिया और पीटा और पुलिस को सौंप दिया। लेकिन वहां पर बता दें कि सुखबीर सिंह जो बादल हैं वो कल से जो है इन सारे कामों में लगे हुए हैं, सज़ा काट रहे हैं और वहीं पर उनको जो कुछ सज़ाएं दी गई हैं, डेरा सच्चा सौदा जो है उनकी जो ज़मानत अर्जी थी उसमें उन्होंने सहयोग किया था, इस वजह से उनको ये सारी सज़ाएं दी जा रही हैं। बिल्कुल, जिस तरह से आपने अभी बोला कि वो अभी इस वक्त जो है सज़ा काट रहे हैं और इसमें सज़ाओं पे अगर हम बात करें तो उससे पहले जो आज जो हरकत हुई है, देखिए जब वो बंदा आया तो सिक्योरिटी गार्ड की नज़र उस पर थी क्योंकि उसका हुलिया कुछ बता रहा था। जी जी, उसके बाद कहा जा रहा है ऐसे कि वो कल से ही मतलब जब से 2 दिन से वो गोल्डन टेम्पल में आ रहा है और उसकी जो हरकतें थी वो संदिग्ध थी, इसी वजह से लोग उस पर नजर रखे हुए थे। बिल्कुल, वहाँ उनके जो सिक्योरिटी गार्ड हैं या वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उन पे नजर रखे, तभी उस शख्स ने जेब से पिस्टल निकाली और सुखबीर बादल की तरफ चलाई। लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसे उसी वक्त उसके हाथ मतलब क्या बोलते घुमा दिए तो वो हवा में चढ़ गई। इसके बाद उसने एक गोली और चलाई जो वो भी हवा में चली। उसके बाद फिर वहाँ पे क्या बोलते हैं हड़कंप मच गया क्योंकि इतनी बड़ी घटना हुई थी और वो सब उनसे मिलने आ रहे थे, उसी दौरान वो भी आया था। और जिस तरह से अभी इन ये जो क्या बोलते सज़ा जो इनको हुई है उसमें इनमें मतलब जो सज़ा के ज़्यादा वो उसमें बोला गया है कि आपने राम रहीम के मामले में वापस लिए, राम रहीम के जो मामले थे वापस लिए और प्रभाव का इस्तेमाल कर उनको माफ़ी दिलवाई थी। वहीं पर गाड़ी मामले में न्याय दिलाने में असफल रहे और सुमेध सैनी को पंजाब का डीजीपी बनाना, संगत के पैसे का विज्ञापन मतलब संगत के जो पैसे थे उससे पार्टी के लिए विज्ञापन करना, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल थे। वहीं साल 2007 से अगले 10 सालों के लिए पंजाब के डिप्टी सीएम रहे बादल के कई कामों को धार्मिक तौर पर गलत माना गया, जैसे डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम पर उनका जो रुख था वो नरम रखना, कथित तौर पर अकाल तख्त को सुमेध सिंह सैनी को 2012 में पंजाब पुलिस महानिदेशक बनाने के लिए राजी करना और बरगढ़ी में सिख जो क्या बोलते लड़के जिनकी हत्या हुई थी उनके पीड़ितों को न्याय प्रदान करने में ढिलाई देना शामिल है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, उनको अभी सज़ा मिली है, वो क्या बोलते हैं अपने वहाँ जा कर के उसमें काम कर रहे हैं और इसको बोलते हैं कि तनख्वाहिया जी। तो ये लोग तनख्वाहिया हैं, मतलब इनको काम करेंगे, इनकी सज़ा मिली उसके पैसे मिलेंगे काम करने पे। वही एक चीज़ और बता दें आपको कि 2007 से 2017 तक जो वहाँ की पार्टी अकाली दल वो बीजेपी के गठबंधन सरकार में थी और प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री थे। श्री अकाल तख्त साहिब ने पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत नेता प्रकाश सिंह बादल को दिया फ़ख्र कौम सम्मान वापस लेने का भी ऐलान किया है। दिसंबर 2011 में उन्हें ये सम्मान दिया गया था। फ़ख्र कौम सम्मान सिख धर्म की सेवा करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। इसके अलावा अकाल तख्त साहिब ने अकाली दल की जो और जो चीज़ें थी जो वहाँ की उस क्या बोलते हैं जो अकाल इनकी जो थी क्या बोलते कमेटी उसको आदेश दिया है कि वो 3 दिन के अंदर सुखबीर सिंह बादल का श्रोमणी अकाली दल अध्यक्ष पद से दिया गया इस्तीफा मंजूर करे। तो इस वक्त वहाँ पे जिस तरह से अकाली दल को सज़ाएं मिली हैं उसका भी वो लोग हर्जाना भुगत रहे हैं और फिर उसी बीच एक ये चीज़ सामने आती है कि एक इंसान आता है जो कि उन पे गोली चलाता है, लेकिन गोली को उनके जो सेवादार होते हैं मतलब क्या बोलते हैं उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वो वहाँ पे रोक लेते हैं। उसके बाद सेवादार और भी जो वहाँ पे थे वो सारे आते हैं और उसको हटाते हैं। जी। वहीं पर एक और खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी दोनों संभल दौरे पर जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि पुलिस की तरफ से और यूपी सरकार की तरफ से उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। वहीं पर बता दें कि उन्हें गाजीपुर बॉर्डर पर रोक दिया गया था, काफ़ी संख्या में वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई थी, लेकिन वहां पर बताया जा रहा है कि वहां से वो संभल के लिए रवाना हो गए। वहीं पर उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि संभल में 163 धारा लागू है, लेकिन वहां पर हम 5 लोग जाएंगे और 5 लोग जा सकते हैं क्योंकि धारा 163 में ज़्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती, लेकिन हम लोग जा सकते हैं क्योंकि 163 धारा में ये प्रावधान बताया गया है कि कम संख्या में लोग वहां पर जा सकते हैं। वहीं पर बता दें उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि जो यूपी सरकार है वो कहीं ना कहीं मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वहां पर अगर हम मिलने जाएंगे तो हो सकता है वहां पर हम पीड़ित परिवारों से मिलेंगे तो वो हमें इस बारे में कुछ जानकारी दे, इसीलिए हमें पुलिस प्रशासन और यूपी सरकार रोकने की कोशिश में है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये लोग जा रहे हैं मिलने के लिए इनको रोक दिया गया है
और फिर वहाँ पे इनको एक नोटिस भी दिया गया है। उत्तर प्रदेश संभल में हिंसा के बाद कांग्रेस नेता की अगुवाई में कुछ नेता वहाँ पे जा रहे हैं, जिसके लिए पुलिस अलर्ट मोड पे है और अभी वो वहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन उनको वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है। बड़ी संख्या में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वहाँ पे मौजूद हैं और पुलिस वालों से उनकी बहस हो रही है कि क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। उसको लेकर के काफ़ी सारी खबरें यहाँ पे आ रही हैं कि अभी इस वक्त क्या सूरत हाल है। वहीं क्या बोलते समाजवादी पार्टी की जो सांसद डिम्पल यादव, उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए अब तक स्थिति सामान्य नहीं हो पा रही। उन्हें पता है कि अगर कोई प्रतिनिधिमंडल जाकर लोगों से मिलेगा तो सच्चाई सामने आएगी, जिस तरह आपने अभी बोला कि सच्चाई सामने आएगी और कहीं ना कहीं यूपी सरकार जो है, वहाँ का जो प्रशासन है वो उस कहीं ना कहीं क्या बोलते जांच के घेरे में आएगा। वहीं राहुल गांधी ने पुलिस से अनुरोध किया है कि मुझे अकेले संभल जाने दीजिए, अगर आप नहीं चाहते कि मैं अपनी गाड़ी में जाऊं तो आप अपनी गाड़ी लेकर चलिए। हालांकि पुलिस प्रशासन अभी तक इसकी परमिशन नहीं दे रहा है। उसका कहना है कि ये परमिशन जब ऊपर से आएगी तभी हम देंगे। और जिस तरह आपने देखा कि जब से संभल की घटना हुई है, जब से चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर क्या बोलते यूपी की मुख्य अपोजिशन पार्टी जो है समाजवादी पार्टी वो हो या फिर आज़ाद की जो पार्टी है वो हो, ये सारे लोग कहीं ना कहीं इसके लिए लगे हुए हैं और इस पे रोज़ बयानात होते रहे। जिस तरह से संभल की जो घटना हुई थी उस पे संसद में बोलने के लिए वक्त मांगा गया था, तो कल वक्त दिया गया है। तो कल अखिलेश यादव ने काफ़ी एक लंबी बात की संभल के मुद्दे पे और हालांकि वो बात की, उसका कितना असर होगा इसका अभी तक नहीं पता है, क्योंकि संभल की घटना पूरी तरह से ऐसा उन लोगों का कहना है कि सुनियोजित तरीके से की गई थी, क्योंकि एक दिन सर्वे हो गया, उसके बाद फिर आप सर्वे करने के लिए क्यों गए, और उसके बाद अगर आप सर्वे करने गए तो फिर आप अपने साथ लाओ लश्कर लेके क्यों गए, जो कि JSR के नारे लगा रहा था। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद फिर और भी घटनाएं सामने आ रही हैं कि बदायूं के जो एक वो क्या बोलते जामा मस्जिद है, उसमें भी मंदिर के लिए सर्वे होगा। फिर क्या बोलते दिल्ली की जामा मस्जिद में जो जामा मस्जिद जो है उसके लिए भी सर्वे का वो दिया गया है, और फिर क्या बोलते ताजमहल के लिए भी दिया गया है, और तो और क्या बोलते हैं मोदी चिश्ती साहब की जो दरगाह है वहाँ का भी दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सिर्फ एक मजाक बनाया हुआ है इस वक्त, और कुछ नहीं है। सिर्फ मजाक बना रखा है कि कोई भी इंसान, कोई भी हिंदू संगठन जाकर के अदालत में कोई अनुरोध कर देता है कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए, और अदालत कहती है हाँ ठीक है इसकी जांच करवा लेंगे। वो ये भी देखना चाहिए कि उस जांच के बारे में जो बोला जा रहा है उससे समाज पे क्या असर पड़ेगा, उससे समाज में कहीं ना कहीं टूट पैदा होगी। लेकिन इन चीज़ों पे खैर ये अदालत के अपने काम होते हैं, वो अदालत को अपना काम खुद करना चाहिए। लेकिन एज एक क्या बोलते सामाजिक जो चीज़ें होती हैं, समाज में सौहार्द अच्छा होना चाहिए, समाज में किसी को किसी के प्रति कोई वो ना होना चाहिए, क्या बोलते हैं जेलिसी नहीं होनी चाहिए कि भाई अब आज देखिए कि आज हिंदुस्तान के जो हालात हैं उसमें आप ट्विटर पे देख लीजिए, अगर एक्स पे कोई भी आप देखिए कि जुबैर हैं, जुबैर पे कितनी FIR होती रहती है, उनको लोग मतलब जो IT सेल है, अब वो मतलब एक पार्टी है उसकी IT सेल है, उसके लोग कितनी गालियां देते रहते हैं, टारगेट करते रहते हैं, चाहे वो कोई भी मुस्लिम क्या बोलते जर्नलिस्ट हो या कोई मुस्लिम क्या बोलते हैं लीडर हो, कोई भी हो, चाहे वो क्या बोलते हैं मेन हो या वमन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपनी गालियां दे रहे हैं। तो ये इस पे भी एक बार कोर्ट को और या फिर एक्स को भी एक बार ध्यान देना चाहिए कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उस पर कम से कम कोई प्रतिबंध ऐसा लगाना चाहिए कि भाई आप इन चीज़ों पे तो सबसे पहले गालियों पे बैन होना चाहिए, सोशल मीडिया पे एक्स पे खास करके गालियों पे बैन हो जाना चाहिए। जी यासिर, हमने देखा जैसे कि राहुल गांधी आज जो जा रहे हैं वहाँ पर यूपी पुलिस ने उनको रोक के रखा है। वहीं पर हमने देखा कि जो बहराइच में जो घटना हुई थी, योगी आदित्यनाथ उनके जो पीड़ित थे, बहराइच का जो पीड़ित था गोपाल मिश्रा, उनके परिवार से मिले थे। लेकिन वहीं पर कहा जा रहा है कि जो संभल में जो 5 लोगों की मौत हुई है, उनके जो पीड़ित हैं, पीड़ित परिवार हैं, उनसे अभी तक नहीं मिले हैं। और देखिए ये विपक्ष की तरफ से भी और देखिए आपकी योगी आदित्यनाथ बहराइच में जो घटना हुई थी उसके पीड़ितों से, उनके घर वालों से मिले थे और उन्हें क्या बोलते मुआवजा देने की बात कही थी। और आप यहाँ देखिए संभल में 5 लोगों की मौत हुई है। 5 लोगों की मौत होने के बाद उन्हीं के घर वालों पे केस चलाया जाएगा कि भाई लोगों ने पत्थरबाजी की थी।
अखिलेश यादव ने कल यही बोला कि भाई अगर आप इस तरह करेंगे तो कुछ तो होगा ही रिएक्शन। जब जब एक ग्रुप जा रहा है जो जेएसआर के नारे लगा रहा है, मस्जिद में प्रवेश कर रहा है और मस्जिद की टंकी का पानी छोड़ दिया गया ताकि कोई अंदर ना आ सके, उसके बाद फिर ये घटना हुई है। हालांकि ये घटना इतनी बड़ी नहीं थी जितना बड़ा इसको इशू बनाया जा रहा है। इसको इशू बना करके आपने 5 लोगों को गोली मार दी। 5 लोगों को गोली मारने का काम उस इंसान ने किया है जो कि खुद कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं अपने एक जो क्या बोलते हैं पुलिस के एक बड़े ओहदे पे हैं और वो खुद भी विवादों में घिरे रहे हैं। उन्होंने ही यूपी के जो इससे पहले डिप्टी सीएम थे उनके साथ भी बदसलूकी की थी। उनके ऊपर कई सारे इल्ज़ाम लगते रहते हैं। उनके ऊपर आजम खान से भी बहस करने का आरोप लगा हुआ। वो एक क्या बोलते हैं विवादित एक तरह से बोल सकते हैं पुलिस वाला है, लेकिन सॉरी वो क्या बोलते हैं पुलिस का ऑफिसर हैं, बट उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। योगी आदित्यनाथ ये करना चाह रहे हैं इस वक्त, जो कि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी ये सब कह रही हैं और यहाँ की एमआईएम पार्टी वो भी ये कह रही है कि योगी आदित्यनाथ जो है इस वक्त मुसलमानों को यूपी में उभरने नहीं देना चाहते। टारगेट करते रहते हैं ऐसा लगता है, क्योंकि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ बाकी सारे मामलों में पीड़ित परिवारों से मिलते हैं, लेकिन वहीं पर अगर मुस्लिम नाम आ जाता है तो वो कहीं ना कहीं अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं और उस बारे में बात भी नहीं करना चाहते। और उनकी तरफ से ये बयान आता है कि जो भी उपद्रवी होंगे उनको घर से निकाल के उनको सबक सिखाया जाएगा और उनके खिलाफ जो धारा है वो लगाई जाएंगी। और वहीं पर एक खबर सामने आई है महाराष्ट्र से कि महाराष्ट्र में देखा, जैसा कि हमने काफ़ी टाइम से देखा था कि रिजल्ट आ चुके हैं, महायुति को काफ़ी ज़्यादा सीटें मिली थी, लेकिन उनका सीएम फेस अभी तक क्लियर नहीं हो पाया था। लेकिन आज जो खबर सामने आ रही है कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस अगले मुख्यमंत्री होंगे और उनके नाम पर मुहर भी लग चुकी है। और वहीं पर जो कहा जा रहा है कि महायुति की जो बैठक हुई है उसमें एकनाथ शिंदे और अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन जाएंगे। बिल्कुल, जिस तरह से इस निर्णय के बाद अब देवेंद्र फडणवीस समर्थकों विधायकों के नाम के साथ महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिलेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। महायुति के नेता दोपहर 3:30 बजे राजभवन जाएंगे। महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को आज़ाद मैदान में शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। इस कार्यक्रम में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। हालांकि इस बीच एक चीज़ और बता दें आपको कि ये शपथ ग्रहण समारोह काफ़ी दिन पहले सेट हो चुका था कि 5 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा। उसके बाद फिर शिंदे बीमार हो गए, शिंदे छोड़ के चले गए, गांव चले गए अपने, उन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं उलझ गया। लेकिन कल भी ये बात बोली गई थी कि शपथ ग्रहण समारोह 5 तारीख को ही होगा और जो भी वहाँ पे आज जो बैठक हुई है उसके बारे में बोला जा रहा है कि कल जो बैठक होगी उसमें सीएम के फेस का ऐलान हो जाएगा और वहाँ पे डिप्टी सीएम के फेस का भी ऐलान हो जाएगा। लेकिन बात यहाँ फंस रही कि डिप्टी सीएम के साथ शिंदे जो हैं वो गृह मंत्रालय भी लेना चाह रहे थे। अब उनके साथ ये क्या होगा, उनको मिलेगा कि नहीं, ये एक सस्पेंस अभी बरकरार है, क्योंकि 3:30 बजे वो लोग जाएंगे जब राजभवन उनसे मिलने के लिए क्या बोलते हैं वहाँ के जो राज्यपाल हैं उनको सरकार बनाने के लिए अपना प्रस्ताव पेश करेंगे। फिर कल जब क्या बोलते हैं शपथ ग्रहण समारोह होगा उसके बाद चीज़ें खुल के आएंगी, किसको क्या मिला, किसको क्या नहीं मिला, किसकी क्या नाराज़गी है, किसको किस तरह से शांत किया गया, चुप कराया गया। जी यासिर, आपने बोला कि गृह मंत्रालय लेने की मांग पर शिंदे अड़े हुए हैं। वहीं पर हम बता दें कि अजीत पवार जो हैं उनके पास जो वित्त मंत्रालय था उस पर भाजपा की नज़र है। ऐसा कहा जा रहा है कि भाजपा उसको अपने कब्जे में करना चाहती है। लेकिन अब ये ऐलान हो चुका है कि उन दोनों को, शिंदे और अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। लेकिन आखिर में क्या होता है, किसको कौन सा मंत्रालय, जैसा कि आपने बोला, देवेंद्र फडणवीस जो हैं इससे पहले 2019 में भी सीएम बने थे, लेकिन वो सिर्फ 2 दिन के लिए ही सीएम बने थे। 2 दिन के बाद अजीत पवार ने उनसे गठबंधन वापस ले लिया था अपना समर्थन, तो उनको इस्तीफा देना पड़ा था। अब ये दोबारा सीएम बन रहे हैं, अब ये कितने दिन रहेंगे ये भी एक बड़ा चैलेंज है उनके लिए। जी, जिस तरह से शिंदे का कोई बयान सामने नहीं आ रहा था, काफ़ी दिनों से उनके बीमार होने की खबरें सामने आ रही थी और कहा जा रहा था कि वो आउट ऑफ रीच हैं, वो गांव चले गए हैं। ऐसा देखा जा रहा था कि वो कहीं ना कहीं नाराज़ हैं और वो चाह रहे थे कि उनको सीएम बनाया जाए। और उनके जो नेता थे, शिंदे गुट के नेता थे और जो उनके कार्यकर्ता थे, वो कहीं ना कहीं दावा कर रहे थे, खुलकर बोल रहे थे कि हमारे नेता
सिंधिया को ही सीएम बनाया जाए, लेकिन आज जो खबर सामने आई है कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, अजीत पवार को भी डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और देवेंद्र फडणवीस अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो देखा जाएगा कि महाराष्ट्र में जो सरकार चलेगी वो किस तरह से चलेगी, ये जो दोनों नेता हैं किस तरह से उनको समर्थन देंगे, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के ज़रिए अहम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसे ही ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी अशर यासिर को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।